दोस्तों नमस्कार। अयोध्या से निकले थे और बनारस में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर पर हम रुके नहीं। हम तो मथुरा की दिशा में भी देखने लगे और फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद भी इस दौर में आकर इस देश के बीच में आकर खड़ा हो गया। हमने ताजमहल भी देखा, हमने कुतुब मीनार भी देखा और समाज के भीतर उथल पुथल मस्ती चली गई। इस देश का मीडिया हो, इस देश की अदालतें हो, इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास हो, हर कोई इन्हीं परिस्थितियों के भीतर इस देश को विश्व गुरु की स्थिति में लाने की दिशा को लेकर बेचैन हो उठा। सवाल संस्कृति का है, सवाल आस्था का है, सवाल धर्म का है। कोई नहीं कह रहा है कि एक सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खींची जाती उस लकीर का भी है, जो इतनी बड़ी लकीर खींच दी जाए कि बाकी सारी लकीरें बहुत छोटी हो जाए या गायब हो जाए। हो सकता है आपके भीतर यह सवाल लगातार हो, इस देश के मुद्दे क्या थे, इस देश के मुद्दे क्या हो गए। लेकिन आज जिक्र इन सब से हटकर करना है। यह जिक्र यूनिवर्सिटीज का है, यह जिक्र इस देश में छात्रों के भविष्य का है, यह जिक्र इस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जद्दोजहद में लगे उन युवाओं के भविष्य का है, जिनके लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद पड़े हैं। प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई बंद हो चली है। देश छोड़कर बाहर जाने वाले छात्रों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है और दुनिया के मानचित्र पर भारत उन देशों में अव्वल नंबर पर आकर खड़ा हो चला है, जहां पे सबसे बड़ी तादाद में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय निकल कर जाते हैं। और भारत में आने वाले उच्च शिक्षा के लिए उन देशों से लोग आते हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं, गरीब हैं। उसमें अफगानिस्तान भी है, उसमें नेपाल भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें सूडान भी है, इथोपिया भी है। ऐसे देशों की कतार को हम पढ़ाने को तैयार हैं और खुद अपने देश के भीतर में शिक्षा की एक लकीर ऐसी खींच पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं कि दुनिया कहे हां यहां रिसर्च शानदार होता है, यहां पर पढ़ाई शानदार होती है। दुनिया के भीतर में भारत के आईआईटी की चर्चा होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है आईआईटी हो, आईआईएम हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, 40% से ज्यादा पद प्रोफेसर्स के यहां पर खाली पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। इस देश के भीतर में बजट जो दिया जाता है उससे ज्यादा बड़ी रकम जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं उन्हें वहां पर सिर्फ ट्यूशन फीस में चुकानी पड़ती है। यह देश विश्व गुरु की दिशा में बढ़े तो कैसे बढ़े, बिना छात्रों को पढ़ाई लिखाए बढ़ जाए। और भविष्य में छात्रों को हम क्या देकर जा रहे हैं, यह सोचने की दृष्टि में क्या भारत का समाज और उसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तत्काल राजनीति के आश्रय चलती है। और दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज को भारत में लाने का जो सपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देखा गया और 2019 से ही जिक्र करने की शुरुआत हो गई, एक दो नहीं सैकड़ों दुनिया की यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खुलेगी। लेकिन वह फिसलते फिसलते 100 से 60 पर आए, 60 से 50 पर आए, 50 के बाद 30 पर आए, 30 के बाद 15 पर आए, 15 के बाद 8 पर आए और आज की तारीख में सिवाय 2 जगह की यूनिवर्सिटी, वह भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो इटली के मिलान शहर की फैशन यूनिवर्सिटी हो जो प्राइवेट तौर पर हो, या फिर जापान की कोई एक यूनिवर्सिटी जिसकी जानकारी ना सरकार को है ना उसने पार्लियामेंट में दी। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां का माहौल उन्हें शिक्षा के अनुकूल नहीं लगता है। यहां के भीतर में जो शिक्षा के लिए एनओसी चाहिए होता है उस पचड़े में वह फंसना नहीं चाहते हैं। भारत के भीतर में जो ट्यूशन फीस लिया जाता है उन परिस्थितियों में वह यूनिवर्सिटीज खुद को फिट मानती नहीं है। तो बिना पढ़े लिखे दुनिया पर राज करने का सपना कौन देख रहा है? क्या वाकई 138 करोड़ की जनसंख्या और इन सब के बीच भारत को सबसे बड़े बाजार, सबसे बड़े मजदूरों के जमघट के तौर पर दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने की दिशा में लगातार पूरा सिस्टम बढ़ रहा है? आइए आज जरा आप तथ्यों के साथ परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जरिए जो जानकारी निकल कर आई, टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान की है, वह भारत में कैंपस नहीं खोलेगी।
एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, मिशिगन यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी भी भारत नहीं आएगी, शिकागो यूनिवर्सिटी भी भारत नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी भारत नहीं आएगी, ऑक्सफोर्ड, इसका जिक्र बजट में किया गया था 2020 के बजट में, और तब सपना दिखाया गया था 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के कैंपस यहां पर चलेंगे। लेकिन भारत के भीतर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उसमें भी अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी के तौर पर जिसकी पहचान है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है? दूसरे ईयर के बच्चों की परीक्षा चल रही है तो पहले ईयर के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जहां पर इस बात का जिक्र करें परीक्षा अपने तौर पर चलती रहेगी, पढ़ाई अपने तौर पर होती रहेगी। जी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट नहीं है। और बजट की परिस्थितियों में इस देश का क्या हाल है, इसका भी आज जिक्र कर लेते हैं। तो दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज को लेकर कुछ बातें बहुत साफ तौर पर आई है। कुछ ने कहा है हम कैंपस नहीं लगाएंगे, हमारा यहां पर एकेडमिक सेंटर तो चल रहा है ना, उसी से काम चला लीजिए। वह छात्रों को दिशा निर्देश देता है, सुझाव देता है कि दुनिया में आप कहां चले जाइए। और एवरेज जब निकल कर आता है कि भारत के 8 लाख छात्र हर बरस भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, उन 8 लाख छात्रों की जो ट्यूशन फीस है वो तकरीबन $6 बिलियन की है। $6 बिलियन लगभग 45,000 करोड़। और ये 45,000 करोड़ भारत के भीतर में हायर एजुकेशन का बजट है। आप कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस का हमने जिक्र किया है। इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो यह तकरीबन $28 बिलियन तक आता है। और 28 बिलियन का डॉलर लाखों करोड़ों में आप तब्दील कर देंगे। एक टारगेट भी निकल कर आया है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सब बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आप समझ जाएं कि भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए जो सपना दिखाया गया और इस देश के भीतर का जो सच है, $28 बिलियन पिछले बरस छात्रों ने दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में और अपने रहने खाने को लेकर खर्च किया। इसका मतलब है 2,17,000 करोड़। और एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि 2024 में भारत में जब चुनाव हो रहे होंगे, इन्हीं नाम को लेकर जो आप अयोध्या से लेकर बनारस, ज्ञानव्यापी, ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा सब जो देख रहे हैं, इस एस्पेक्ट में जो भारत का वोट बैंक तैयार होगा और भारत की जो राजनीति सियासत को संभालेगी, इसके समानांतर 2024 में $80 बिलियन भारत के छात्र दुनिया की यूनिवर्सिटीज में खर्च कर रहे होंगे। और $80 बिलियन का मतलब है 6,20,000 करोड़। कल्पना के परे है हम किस डिजाइन में भारत को रच बस रहे हैं। और जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो यह समझिए 2020 में नई शिक्षा नीति को देश दुनिया भर से जो 60 से ज्यादा राजदूतों हैं उनसे संपर्क किया गया अलग अलग देशों से। और उसके बाद जिक्र किया गया कि हम इतनी यूनिवर्सिटीज के कैंपस ले आएंगे। यहां तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपने तौर पर कहा कि हां अप्रूवल मिलेगा। ये दिल्ली बेस्ड है। लगभग 43 विदेशी यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल है उनके साथ हुआ। लेकिन जब बातचीत हुई तो पता चला कि सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी सहमति दे रही है। उसमें से 5 अमेरिका की, 1 यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम, 1 ऑस्ट्रेलिया की और 1 कनाडा की। बाकी सभी ने हाथ खींच लिया। लेकिन यह सिलसिला जब आगे बढ़ा तो पता चला कि यहां गवर्नमेंट अप्रूवल्स का संकट, जो पब्लिक परसेप्शन है एजुकेशन को लेकर, उसको भी वह यूनिवर्सिटीज बदलना चाहती है। क्योंकि भारत के भीतर में वह एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखती है और उससे समाज के भीतर शिक्षा को लेकर किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, यह भी यूनिवर्सिटी का एनालिसिस है, विदेशी यूनिवर्सिटीज का। और जो यहां पर फीस का रेगुलेशन है उसको भी चेंज करने का जिक्र आया। पार्लियामेंट में पूछा गया मंत्री जी से, तो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष सरकार हैं, उन्होंने मार्च में ही संसद में कहा कि हां जानकारी तो है कुछ यूनिवर्सिटी आएगी। उसमें उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी का नाम लिया, एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी, एक इटालियन इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी नहीं, इंस्टीट्यूट। फ्रेंच इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता पाए, इटालियन इंस्टीट्यूट का कहा कि हां कैंपस बनाने में उसकी रुचि है। स्टैटिको मैरागोनी उसका नाम है। यह प्राइवेट स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन है, मिलान बेस्ड है। इस बात का जिक्र किया गया। इसके बाद खामोशी, यानी भारत में कोई यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आने को तैयार नहीं है।
रैंकिंग में भारत की स्थिति 300 के बाद शुरू होती है। पहले 300 यूनिवर्सिटीज में आपके संवाद नहीं है और उन यूनिवर्सिटीज में से कोई भारत में आने को तैयार नहीं है। अगला सवाल आता है कि जो यहां पर चल भी रहा है वो चल क्या रहा है। एजुकेशन के लिए प्रोफेसर्स चाहिए ना। 10,814 पद खाली हैं और ये बरस दर बरस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट में ही जानकारी दी गई। यानी इस देश में आईआईटी में 3,876 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने खुद माना कि 2019 में कोविड से पहले 2,813 पद खाली थे। कुल पद जो है वो 8,856 है। उसमें से 2,813 पद 2019 में खाली थे। 2021 के दिसंबर आते आते ये 3,876 हो गए। आईआईएम में 403 पद खाली हैं। 1,148 में से 403। पढ़ाएगा कौन, पढ़ेगा कौन। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके भीतर में 17,000 नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन 6,535 पद खुले तौर पर खाली वहां पर पड़े हुए हैं। यहां तक कि उसमें इग्नू को भी शामिल कर लीजिए और इस देश की जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसका जिक्र सरकार ने किया। माना कि हां यहां पर पद खाली पड़े हैं। लगभग 35% पद खाली पड़े हैं। कोई रुचि नहीं है हम किस दिशा में जाएं, कैसे जाएं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर चर्चा ना हो, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन को लेकर कोई चर्चा ना हो। लेकिन हम जिन बातों की चर्चा करें उसके समानांतर में छात्रों की पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। अब यहां पर संसद में बताया गया 20 मार्च को कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसके मुताबिक एक जानकारी निकल कर आई कि कितने बच्चे जा रहे हैं। जब न्यू पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी, उस बरस लगभग 2.5 लाख से ज्यादा 2,59,655 बच्चे चले गए। उसके बाद 4,44,000 बच्चे चले गए। 2022 की जानकारी दी गई, अभी तक 1,33,000 बच्चे ही गए हैं। लेकिन जो अलग अलग माध्यमों से जानकारी निकल कर आनी शुरू हुई तो एवरेज जो है भारत के 8 लाख बच्चे हर साल भारत को छोड़कर हायर एजुकेशन की दृष्टि से चले जाते हैं बाहर। इसमें से बड़ी तादाद में भारत के भीतर के बच्चे जो मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा। और सवाल यह है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंजीनियरिंग का है ना डॉक्टरी का है। और इन सब के बाद जो वैकेंट सीटें पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी में, आईआईएम में, इन तमाम जगहों पर कौन सी पढ़ाई कैसे होगी, इसको लेकर वर्ल्ड वाइड एक नजरिया भारत को लेकर बहुत साफ तौर पर बन रहा है कि भारत है कहां पर एजुकेशन के फील्ड को लेकर। वह बच्चे जो यहां से निकलते हैं उनके लिए रास्ता क्यों खुल जाता है और जो भारत के भीतर हैं उनका रास्ता क्यों नहीं खुल पाता है। उसको भी जब डिजाइन किया गया और पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत के बच्चे इस रूप में चले जाते हैं, एक जानकारी और निकल के आई कि भारत के यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स होते हैं उनका जब प्लेसमेंट होता है तो उनको 5 से 10,000 डॉलर तक मिलते हैं। 5 से 10,000 डॉलर का मतलब है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक की उनकी वेतन मिलता है। लेकिन वही लोग अगर बाहर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो यह बढ़ के तकरीबन 62 लाख से 77 लाख तक हो जाता है। यानी 80,000 से 1 लाख बढ़कर लाखों की नौकरी एनुअली मिलने लगती है। इन परिस्थिति में इतना व्यापक अंतर आ जाता है जो कैंपस के जरिए होता है। दूसरी बड़ी बात निकल कर आई कि भारत में स्पेशलाइज्ड कोर्सेस को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो, वो नर्सिंग का हो, इंजीनियरिंग का हो, टेक्नोलॉजी का हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसलिए भारत के भीतर में सिर्फ 15% के लिए ही जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो मौजूद है, जबकि भारत छोड़कर बाहर जो जाते हैं उसमें से 70% बच्चे स्पेशलाइज्ड कोर्स ही करते हैं और सिर्फ 30% जनरल एस्पेक्ट में जाते हैं। लेकिन उसमें भी वो हायर एजुकेशन के साथ रिसर्च का एस्पेक्ट भी जोड़ देते हैं। और दुनिया भर में जो रिसर्च हो रहा है उसमें भारतीयों की कमी नहीं है, लेकिन वो भारतीय भारत के यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो बाहर है। इन परिस्थितियों में जो लोग बच्चे जा रहे हैं उसमें अमेरिका टॉप पर है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। यहां के बच्चे नहीं आते हैं। और जिन राज्यों से बच्चे निकलकर यहां से जाते हैं उसमें आंध्र प्रदेश टॉप में आता है, पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है। ये एक पूरी की पूरी फहरिस्त बनी हुई है कि किस रूप में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको आसानी से ऐसे भी समझ लीजिए, हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जानते समझते हैं। वो कहता है हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता है, फिर बोलता है हमारे पास युवा कार्यकर्ता है। और जब उसका अध्ययन पता चलता है कि बेरोजगारी की परिस्थितियों ने सबको पॉलिटिकल पार्टी से ही जोड़ दिया है, नौकरी खत्म, सारी एजुकेशन खत्म। मसलन
नीट जो क्लियर करते हैं हर साल, उनकी संख्या होती है तकरीबन 7 लाख। नीट का मतलब बहुत साफ है कि अब वो मेडिकल की सीट उनको चाहिए, लेकिन भारत के भीतर में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को जोड़ दीजिएगा तो सिर्फ 80,000 सीट है। तो बाकी जो 6,20,000 बच्चे हैं वो क्या करें नीट करने के बाद भी। तो यह एक नई स्थिति आकर खड़ी हो गई, और यही स्थिति इंजीनियरिंग की सीट्स भारत में सिर्फ 23 लाख है। जो मैनेजमेंट सीट्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 लाख। सारी प्राइवेट पब्लिक सारी यूनिवर्सिटीज को जोड़ते हुए हम आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और भारत में तकरीबन 1043 यूनिवर्सिटीज है, उसमें से आधी यूनिवर्सिटीज यानी 522 यूनिवर्सिटीज सिर्फ जनरल पढ़ाई होती है, जिसमें साइंस ले लीजिए जनरल आप, जिसमें आप अपने तौर पर इतिहास पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। 177 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है सिर्फ पूरे देश के भीतर में। अमेरिका या विकसित देशों में चले जाइएगा तो इसके आगे आपको सीधे एक जीरो और लगा देना होगा, यानी 1770 का एवरेज बनेगा डेवलप स्टेट्स में। अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज़ है। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई 63 यूनिवर्सिटीज़ है। मेडिकल से जुड़े हुए 66 यूनिवर्सिटीज़ है। लॉ से जुड़ी हुई 23 यूनिवर्सिटी है। 12 यूनिवर्सिटी संस्कृत से जुड़ी हुई है। 11 लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई है। लेकिन कोई कहे कि हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पढ़ाई नहीं है यहाँ पर, उसको बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। यानी विश्वगुरु की राह में बिना छात्रों को शिक्षा दिए जो बढ़ने की परिस्थितियां लाई जा रही है, उसमें एक साथ हो सकता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल अब कौंधने लगे हों। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में भारत के पास पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं बचेगी? बचेगी। इसलिए बचेगी क्योंकि भारत के भीतर जो बच्चे लौट रहे थे उनकी तादाद इस दौर में कम हो गई है। ये जो मैसेजेस निकले हैं इस देश के भीतर में, पॉलिटिकल तौर पर जो आस्था का सवाल हो, धर्म का सवाल हो, राजनीति की सियासत का घालमेल हो, सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट बैंक बनाने के तौर तरीके हों, मेन इशू से भटकाव की परिस्थिति हो, इन सारी परिस्थितियों के बीच में 2-3 सवाल हर किसी को जहन में आना चाहिए। क्योंकि जिक्र किया गया, हम बना रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड क्लास कैंपस। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया, पिछले बरस प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, और नाम दिया गया गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और कहा गया कि इसमें बाकायदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी, फिनटेक होगा, साइंस होगा, टेक्नोलॉजी होगी, इंजीनियरिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा। और एक सपने संजोए गए कि हम ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे भी और इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारे समझौते भी होंगे। यूजीसी चेयरमैन ने इसमें, जगदीश कुमार अभी हैं, उन्होंने कुछ और इसमें पर लगा दिए कि हाँ, हम नियम कायदे बना रहे हैं और अब स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट हो या सेंट्रल हो, अब वो बाहर जाकर अपने कैंपस खोल सकते हैं। बाहर से आ नहीं रहे हैं। यहाँ के एजुकेशन को लेकर वर्ल्ड वाइड कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ के यूनिवर्सिटीज अब बाहर चले जाएं और कैंपस का आदान प्रदान करें। दुनिया के तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तौर पर यहाँ पर प्राइवेट एकेडमिक सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी में लाने का रास्ता इन्हीं प्राइवेट माध्यमों से बनाते हैं। और भारत का इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में जा रहा है जो भारत के हायर एजुकेशन के बजट से कहीं ज़्यादा है। जब इस स्थिति में देश की इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटेलेक्चुअलिज्म हो, तो सोचिए कि आने वाले वक्त में भारत में इंटेलेक्चुअलिज्म बचेगा कैसे, और ये तर्क वितर्क की परिस्थितियों में कौन आकर खड़ा होगा कि क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में। और जो तर्क दिए जाते हैं वो अज्ञानता को ज्ञान मानकर तर्क दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति वाकई पहले थी या नहीं थी? उन बुजुर्ग पीढ़ियों से पूछा जाए और जाना जाए कि आज़ादी के बाद की क्या वाकई ऐसी स्थिति थी, क्योंकि हमने जो चीज़ों को बताया है उसको किस रूप में इम्प्लीमेंट भी किया है। मसलन हम तो डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने वाले थे, हम अपने तौर पर डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में जा रहे थे और मान कर चल रहे थे, और बताया गया कि विलेज गांव में, गरीब के बीच में, दलित हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ उनके अपने कल्चरल एस्पेक्ट भी जुड़ते चले जाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि ऑक्सफोर्ड और 2 यूनिवर्सिटी की जानकारी और हमारी टीम ने निकाल कर दी, एक ऑक्सफोर्ड और एक मिशिगन और तीसरा कोपेनहेगन। इन जगहों पर भारत के कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर वो पढ़ाई होती है जो यहां अपने देश में नहीं हो पा रही है।
यानी अपने ही कल्चरल एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको दुनिया के उन देशों में जाना होगा जिन देशों में पढ़ाने वाले में भी कुछ भारतीय हैं, लेकिन कुछ विदेशी प्रोफेसर्स भी हैं जिन्होंने अध्ययन किया है। हम कैसे विश्व गुरु बने और किस रूप में डिजाइन करें अपने इंटेलेक्चुअलिज्म का, ये एक अमृत काल और अमृत महोत्सव से भी हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ा गया। जोड़ने में और बोलने में कुछ जाता नहीं है। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि जो सपना 100 यूनिवर्सिटीज को लेकर देखा गया वो सभी काफूर हो गया है। इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटीज़ की परिस्थितियों को लेकर जो हमारा बजट है उसको बेसिक तौर पर समझ लीजिए। हायर एजुकेशन के बजट में से 40% बजट सिर्फ सैलरी पर जाता है, 20% सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाता है। बाकी बचे 40% में से जो प्रचार प्रसार की परिस्थितियां इस देश के भीतर में जो एजुकेशन से भी जुड़ गई है उसमें लगभग 12% खर्च हो जाता है। जो 28% का बजट बचता है उसी में रिसर्च करना है, उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसी में प्रोफेसर्स जो नियुक्ति होगी उनके वेतन भी जाएंगे, जो रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन भी जाएंगे। ये सारी परिस्थितियों में 3 बातें खुलकर सामने आती हैं। हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं है। हम इस देश में हायर एजुकेशन को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है। हम जिन परिस्थितियों को जीते हैं उसमें पहला और आखिरी मंत्र यही है कि राजनीतिक सत्ता हमारे पास कैसे रहे और उस राजनीतिक सत्ता में आने के बाद हम एजुकेशन को लेकर और विश्व गुरु की परिस्थितियों को लेकर ऐसी ऐसी लकीरें सिर्फ वाक पटुता से खींचते चले जाएं जहां पर लगे ऐसा कि शानदार देश के भीतर में शानदार एजुकेशन है। चाहे दुनिया की दृष्टि भारत को लेकर कई सवालों के साथ खड़ी हो रही हो और हर यूनिवर्सिटी ये कह रही है यहां हम कैंपस क्यों खोलें। इंतजार कीजिए क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।